A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal, and the chapter which we are currently studying is your geometrical optics. और आज के लेक्चर में हम प्रिज्म स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने होमवर्क क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो आज का जो क्लास होगा आपका फुली प्रिज्म पे कहते हैं आधारित होगा, बट अभी हम पहले कुछ होमवर्क क्वेश्चन जो हमें दिए थे वो हम सॉल्व करेंगे। तो दिस वाज द क्वेश्चन गिवन टू यू इन द होमवर्क कि what should be the value of theta so that the light entering normally through the surface AC of prism n equals 3/2 does not cross the refracting surface AB। ओके सर, देखो बेटा, आपको क्या बोला गया है इस सवाल में कि आपकी इंसिडेंट रे आएगी, ठीक है ना। दिस इज योर इंसिडेंट रे विच इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड। अब ये देख, ये नॉर्मली आ रही है, तो क्या ये बेटा बिल्कुल सीधे सीधे चली जाएगी? बिल्कुल सीधे सीधे चली गई। तो यहाँ पर तो सिंपल रिफ्रैक्शन हुआ और यहाँ पर एंगल आई, एंगल आप बराबर आ गए, सीधे सीधे चले गए, लिखा 90 पे। ओके चलो, बट इस पॉइंट पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बेटा ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। दिस विल बिकम माय नॉर्मल। अब यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो ये मेरा एंगल क्या हो जाएगा बेटा, आपका आई एंगल हो जाएगा, है ना। ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा है, ये पूरा एंगल 90 होना चाहिए। तो बेसिकली आई की वैल्यू हो कितनी गई, क्या 90 माइनस थीटा के बराबर? आई की वैल्यू कितनी होगी, 90 माइनस थीटा के बराबर। और बच्चों हमें क्या बोला गया है कि ये रे अब तुम्हारी इस ए बी से बाहर की तरफ ना जाए, मतलब क्या कर जाए, ये या तो ऐसे चली जाए या फिर ऐसे चली जाए, यही दो कंडीशन है ना। पर बाहर वाला केस अलाउड नहीं है कि बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब कि टीआईआर कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें, यहाँ पर हमें लगानी पड़ेगी टीआईआर कंडीशन। तो वो टीआईआर कब होता है, जब आई की वैल्यू किससे बड़ी हो जाए बेटा, आई सी से बड़ी हो जाए। मतलब कि 90 माइनस थीटा की वैल्यू, 90 माइनस थीटा की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन योर कितने से बेटा, आई सी से, ठीक है ना। आई सी से क्या होनी चाहिए बेटा, बड़ी तुम्हारी वैल्यू होनी चाहिए। तो 90 माइनस थीटा शुड बी ग्रेटर देन आई सी। बच्चे पहली बात, क्या यहां तक सबको पॉइंट क्लियर है या नहीं है? तो कुछ बच्चों, जो बच्चे यहां तक अटक गए थे, क्या उनको पहले पॉइंट क्लियर हो गया? अब दोनों तरफ बेटा क्या कर सकते हो तुम लोग, साइन ले सकते हो दोनों तरफ। यहाँ पर तुम ले सकते हो साइन लगा लो, ठीक है ना। मतलब आईसी और निकालो। बेसिकली आईसी कैसे निकाल सकते हैं, आईसी हम निकाल सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1/n से। साइन इनवर्स ऑफ 1/n से हम वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो बेटा यहां से हम ध्यान से देखें तो साइन ऑफ आईसी बराबर 1/n आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा बेटा? और यहाँ दोनों तो साइन ले लो बेटा, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा विल बी ग्रेटर देन क्या, साइन आईसी आएगा। तो अगर ऐसा होगा तो यहां से जरा देखिए, कॉस थीटा क्या तेरा बेटा साइन आईसी से बड़ा हो गया? तो कॉस थीटा क्या बड़ा तेरा बेटा, 1/n से बड़ा। हाँ जी बच्चों, मैं भी जनरल रिजल्ट निकाल देता हूँ सवालों के लिए, मैं तुम्हें जनरल रिजल्ट निकाल के दे रहा हूँ सवालों के लिए, है ना। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या थीटा की वैल्यू, क्या बेटा थीटा की वैल्यू ध्यान से देखना कितनी आ रही है यहाँ पर, बड़ी आ रही छोटी आ रही है? बड़ी आ रही है, यस। कॉस इनवर्स 1/n से बड़ी आएगी। तो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, कॉस इनवर्स 1/n से क्या आ रही है बेटा, बड़ी आ रही है। बट इस क्वेश्चन में n की वैल्यू में क्या दे रखी है, 3/2। तो तुम्हारा थीटा क्या हो जाएगा, विल बी बिगर देन कॉस इनवर्स ऑफ 2/3 के बराबर। तो द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी ग्रेटर देन कॉस इनवर्स 2/3। शायद मैंने शुरू में, हाँ यही आंसर सही है, ग्रेटर देन वाला आंसर सही है, एक बार चेक कर लो। ग्रेटर देन वाला आंसर बिल्कुल सही है, एक बार चेक कर लो। अच्छा, कुछ बच्चों का आंसर ये आ रहा होगा शायद, π/2 माइनस साइन इनवर्स 2/3 भी। जो बच्चे ये लिख रहे हैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो मतलब ये दोनों चीज क्या सेम ही है ना बच्चों, दीज थिंग्स आर सेम ओनली, है ना। बिल्कुल ये दोनों चीजें सेम ही है, तो बिल्कुल आपका यही आंसर होगा। तो अब कुछ भी आंसर दे दे, वो तो अब आपको मैथ तो इतनी आती है तो यू कैन गेट, ठीक है बच्चों। यस, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर बच्चा। एक बार चेक करेंगे सब लोग। रिया एक बार ध्यान से देखो बेटा, 90 माइनस थीटा की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, इससे बड़ी होनी चाहिए ना। और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, राइट। हाँ जी, तो कॉस थीटा बड़ा जाएगा साइन आईसी से। देखो जरा प्लीज सी, तो यहां से देख सकते हो, अगर तुम
अब तुम मुझे बता दो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में कॉस इनवर्स लेने पर कुछ वो तो नहीं होता, साइन कन्वेंशन चेंज तो नहीं होता? सर ये कॉस डिक्रीजिंग होता है 0 से π/2 में, तो साइन चेंज होना चाहिए ना। हाँ जी मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, कॉस थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1/n है। आपको जो यहाँ पर ये साइन कन्वेंशन चेक करना जरा, इसका क्या होगा? कॉस की वैल्यू, हाँ सही कह रहे हैं, लेस देन आएगा। यस सर करेक्ट। उल्टा होना चाहिए। हाँ ये ऐसे आना चाहिए, बिल्कुल। ये मैथ का पार्ट आ गया ना आपका, मैथ्स वाला पार्ट नहीं आ गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आंसर आ जाएगा, बिल्कुल चेक कर लो यार। हाँ इनइक्वालिटी वाला सवाल हो गया ना यहाँ पर ये, तो यहाँ पर मैथ में आपने पढ़ाया ये सब ना, ठीक है मैथ वाला सवाल हो गया, ठीक है ओके। तो याद रखना अब ये, ठीक है चलो चेक कर लो अब ये हो गया सवाल। तो बेसिकली जनरल रिजल्ट याद रख लोगे तो भी फायदा हो जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। ये रिजल्ट याद रख लोगे तो सीधा याद रख लेना तो मजा ही आ जाएगा। थीटा लेस देन ये वाला। सर आपने मैथ में गलती कर दी, हाँ कोई बात नहीं हो जाती है यार, ठीक है आप लोग ध्यान रखना ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है वो सब आप प्लीज ध्यान रखें एक बार, ठीक है। ये प्लीज इनवर्स वाला कंसेप्ट है कि आप थीटा को अगर कॉस इनवर्स करेंगे तो कम हो जाएगा ये। चलो यार आगे चले आप। तो नेक्स्ट सवाल अभी करो सॉल्व इट राइट नाउ, सॉल्व इट राइट नाउ। बस यहाँ पर एन की वैल्यू √2 चेंज हो गई, जल्दी बताओ थीटा की वैल्यू कितनी होगी? डायरेक्टली सॉल्व करो फटाक से, एन की वैल्यू √2 दे दी, बताओ यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्या होनी चाहिए रेंज? यस सिंपल सी वैल्यू, थीटा का वैल्यू लेस देन cos इनवर्स 1/n, तो थीटा विल बी लेस देन cos इनवर्स ऑफ 1/√2, तो थीटा की वैल्यू लेस देन 45 डिग्री, सीधा आंसर। तो ये रिजल्ट याद रखोगे काम बन जाएगा तुम्हारा प्रिज्म वाले को सवाल में, इस टाइप के सवाल में ये याद रखना है इस पर्टिकुलर केस में, अदरवाइज मैंने तुम्हें पूरा करवा दिया। ये याद रखना ये राइट एंगल्ड वाले में करवाया ये सवाल आपको, जब आपने नॉर्मल इंसिडेंस आया उसी के लिए किया है हमने, अदरवाइज मैंने आपको डेरिवेशन पार्ट करवा दिया कैसे होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ, ये वाला क्वेश्चन देखो ऑप्टिकल, इसे बोलते हैं what should be the value of refractive index of glass rod, what should be the refractive index n of a glass rod placed in air so that the light entering through the flat surface of the rod, so that the light entering through the flat surface of the rod does not cross the curved surface of rod, ठीक है ना, बिल्कुल। यस निधि करेक्ट आंसर। अकेले ठीक निखिल को क्या हुआ ये हाँ बिल्कुल तुमने इसे ही कहो ना, ये बेसिकली कुछ नहीं है, फाइबर ऑप्टिक्स ही है ये फाइबर ऑप्टिक ही है, कभी कभी ऑप्टिकल केबल बोलते हैं ना, फाइबर ऑप्टिक्स इट इज सेम, नथिंग बट सेम है। बिल्कुल भव्या, एन को ग्रेटर देन √2 आंसर आया होगा, बट कैसे आया वो हम बेटा फटाफट से निकाल लेते हैं। तो ये आंसर कैसे आ रहा है फटाफट से एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो लेट अस ड्रॉ द फिगर, एक बार फिगर बना लेते हैं बढ़िया सी, तो हम कर पाएंगे सवालों कैसे करना है। देखो यार तुम्हें एक फाइबर ऑप्टिकल केबल दे दी है, आजकल नेट पे देखा होगा तुमने ये फाइबर ऑप्टिक्स बहुत चलता है तुम्हारे घर में भी, एक्सट्रीम, जियो फाइबर नेटवर्क, फाइबर देखा है तुम लोगों ने, सुना है सब कहानी? हाँ सब सुनते हैं सर आजकल, यही सुन रहे हैं हम। तो ये वही है ना, यस। अभी यार बस मैं होमवर्क डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है तुषार। देखो यार क्या है ये ना, बेटा कुछ नहीं है, यहाँ पर ना तुम्हें केबल दे दी, ये ना ग्लास रॉड की केबल बना देते हैं, और ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कोई रख दिया n के बराबर, और बाहर मान लो रख दिया तुमने एयर रख दिया, तो 1 एयर के लिए हो गया, ठीक है ना। तो अंदर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स n है, बाहर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना बेटा 1 के बराबर है। और अब क्या बोला गया, मान लो तुम्हारी कोई लाइट रे है,
तुम्हारा कोई रे है वो अंदर एंटर किया, यहाँ पर क्या किया बेटा, वो एंटर किया, ठीक है ना, इस सरफेस पे वो एंटर किया, जरा समझते रहना, हर चीज समझ में आएगी धीरे धीरे। तो यहाँ पर कोई उसने क्या बनाया होगा, एंगल बनाया होगा, वो एंगल यहाँ कितना आया होगा, आई के बराबर, दिस एंगल विल बी इक्वल टू योर आई के बराबर, राइट बच्चा। अगर लाइट रे एंटर करी तो ये आई में एंटर हुआ, ठीक है ना। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर टी आई आर होगा, क्या यहाँ कभी भी टी आई आर हो सकता है या नहीं, इस पॉइंट पे कभी भी टी आई आर होगा क्या, यस और नो, क्या इस पॉइंट पे कभी भी टी आई आर हो सकता है, कभी भी नहीं, क्योंकि हम रेयर से डेंसर में जा रहे हैं, तो यहाँ तो कभी भी नहीं हो सकता, मतलब कि ये अंदर की तरफ जाएगा और ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, इसकी तरफ नॉर्मल की तरफ ये बेंड कर गया, ठीक है ना बेटा, ओके। बट बेटा क्या यहाँ पर डेंसर टू रेयर मीडियम जा रहे हैं अपन, बट बेटा क्या हम यहाँ डेंसर टू रेयर मीडियम जा रहे हैं, जा रहे हैं, यस, फ्रॉम हेयर वी आर गोइंग, अंदर देखो डेंसर टू रेयर की तरफ जा रहे हैं, तो बेटा यहाँ पर टी आई आर की कंडीशन डेवलप करी जा सकती है क्या, बिल्कुल सर, यहाँ पर तुम्हारी टी आई आर की कंडीशन कैन बी डेवलप। तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो हमारी ये रे है, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे तुम्हारी इस सरफेस से बाहर ना जाए, मतलब कि अंदर ही रहे, तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाए, तुम्हारा रिफ्रैक्शन हो जाए, क्या हो जाए बेटा, बेसिकली तुम्हारे यहाँ पर क्या हो जाए बेटा, रिफ्रैक्शन हो जाए, ये अंदर ऐसे की ऐसी ही रहे, या तो ये या फिर ये हो जाए हमारा, ठीक है ना। तो इसके लिए एन की वैल्यू कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो हमको बच्चा फाइंड आउट करना है, वो बच्चा हमको करना है बेटा, अब फाइंड आउट करना है। तो गाइस, आर यू गाइस रेडी टू हाउ टू सॉल्व, चलो देखते हैं फटाफट से यहाँ पर एक बार, फटाफट से, ठीक है ना। तो लेट अस सी क्या होगा यहाँ पर, एक बार देखते हैं बेटा। हमने क्या बोला है, इस एंगल को नाम दे दिया आर के बराबर, इसको नाम दे दिया R1 के बराबर, ये R1 बोल दिया, ये R बोल दिया। आप मुझे बताओ R और R1 में रिलेशन दिख रहा होगा आपको, क्या ये R1 की वैल्यू बेटा क्या 90 माइनस R के बराबर है, क्या R1 की वैल्यू बेटा 90 माइनस R के बराबर है, हाँ ना बड़ा जवाब दें जरा। तो R1 की वैल्यू 90 माइनस R के बराबर है। आप मुझे बताओ फॉर TIR के लिए क्या ये R1 की वैल्यू C से बड़ी होनी चाहिए, TIR तो यहीं पर हो पाएगा ना, यहीं पर TIR पॉसिबल है, तो क्या R1 की वैल्यू C से बड़ी, तो मतलब 90 माइनस R की वैल्यू भी किससे बड़ी होनी चाहिए, C से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब एक चीज सोच के बताना मुझे, अब मैं कुछ यहाँ पर एडिटिंग करूंगा, यहाँ देखना, क्या बेटा ये बोला जाए कि R1 की सबसे छोटी वैल्यू भी C से बड़ी होनी चाहिए, कि R1 की सबसे छोटी वैल्यू भी C से बड़ी होनी चाहिए TIR के लिए, जो भी कम से कम वैल्यू हो R1 की वो भी C से बड़ी हो, तो TIR हमेशा ही होगा, क्या ऑलवेज हो जाएगा TIR, बिल्कुल। तो मतलब 90 माइनस R की भी मिनिमम वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन C, तो ऐसे में 90 में से क्या R की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए बड़ी, तो 90 में से इस R की मैक्सिमम वैल्यू माइनस कर दोगे तो तुमको क्या होगा, हमेशा TIR होगा। क्या ये पार्ट समझ में आ गया भाई, 90 माइनस R की मिनिमम वैल्यू C से बड़ी होनी चाहिए, तो हमने ये ब्रैकेट ओपन कर दिए, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है 90 में से इस R की मैक्सिमम वैल्यू माइनस करूंगा तो टोटल वैल्यू मिनिमम हो जाएगी ना, तो ये मिनिमम वैल्यू भी C से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है बच्चों, ये हमने यहाँ पर देखा, एक कंडीशन बेटा हमने यहाँ पर अभी पढ़ी, ओके बेटा, ओके। अब जरा यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पर ए पॉइंट पे मैंने लगाया स्नेल्स लॉ, ए पॉइंट पे हम क्या लगाएंगे बेटा, स्नेल्स लॉ लगाएंगे, एट ए पॉइंट वी आर अप्लाइंग योर स्नेल्स लॉ, बेटा ए पॉइंट पे स्नेल्स लॉ कैसे लगेगा, क्या 1 sin i इक्वल टू बेटा क्या n sin r के बराबर आएगा, नहीं आएगा, तो 1 sin i विल बी इक्वल टू n sin r के बराबर आएगा। ऐसे में जरा मुझे सोच के बताना आप लोग बेटा, क्या मुझको यहाँ पर r की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो मुझे क्या यहाँ पर r की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो i की वैल्यू भी मैक्सिमम होनी चाहिए, फॉर r टू बी मैक्सिमम, फॉर r टू बी मैक्सिमम, क्या बच्चा पार्टी आई की वैल्यू भी मैक्सिमम होनी चाहिए। अब आप जरा सोच के बताओ व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई, आप यहाँ पर आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं, आई की हम मैक्सिमम वैल्यू रख सकते हैं बेटा सीधे सीधे 90 डिग्री के बराबर, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई विच इज पॉसिबल इट्स इक्वल टू योर 90 डिग्री, बिल्कुल सही बेटा। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें तो 1 sin 90 विल बी इक्वल टू क्या n sin ऑफ r मैक्सिमम मुझे मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ यहां से आर मैक्सिमम, तो मुझे यहां से आर मैक्सिमम अगर आप फाइंड आउट करोगे तो वैल्यू आ जाएगा आर मैक्सिमम का, जो कितना आ रहा है, क्या साइन इनवर्स 1/n के बराबर, तो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर मैक्सिमम इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n। अब ये साइन इनवर्स 1/n है क्या ये साइन इनवर्स 1/n इज नथिंग बट योर आईसी, क्या ये साइन इनवर्स 1/n तुम्हारा है क्या आईसी के बराबर, तो बेसिकली आईसी मतलब सी लिख सकते हैं ना, इसको हम क्रिटिकल एंगल लिख सकते हैं सी के बराबर ही, क्रिटिकल एंगल ही तो है, मतलब आर मैक्सिमम कितनी होगी सी के बराबर हो गई।
और TIR के लिए, TIR एट बी के लिए, TIR एट बी के लिए कंडीशन हमने देखी है कि 90 माइनस आर मैक्सिमम की वैल्यू सी से बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसे में बेटा यहां से जरा तुम वैल्यू निकाल सकते हो। 90 माइनस ए शुड बी ग्रेटर देन सी, तो 90 शुड बी ग्रेटर देन 2c, तो c की वैल्यू क्या हमेशा 45 डिग्री से छोटी होनी चाहिए ना बेटा। तो बेटा सबसे पहली बात, इस c की वैल्यू सबसे पहले क्या होनी चाहिए, 45 डिग्री से छोटी होनी चाहिए, जिससे कि हमेशा ये लाइट रे अंदर ही रहे, ये लाइट रे क्या रहे बेटा, अंदर ही रहे। ठीक है ना बेटा निधि, हाँ बिल्कुल, मैंने तुम्हारी चैट देखा, सही आंसर है तुम्हारा, बिल्कुल सही। तो c की वैल्यू 45 डिग्री से छोटी होनी चाहिए। अब जरा मुझे यहां से बता दो, क्या c 45 डिग्री से छोटा है, तो बेटा यहां से साइन, ये मुझे बताओ बेटा, यहां से अगर साइन c साइन 45 लूंगा तो क्या साइन c, करो इधर, तो यहां से n कितना आ जाएगा, साइन c लेस देन साइन 45 लिख सकता हूं ना, तो कितना होगा, 1/n की वैल्यू √2 से छोटी, ये 1/√2, तो यहां से n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, √2 से बड़ी आ जाएगी। दिख गया नहीं दिख गया बेटा। तो तुम्हें फाइनल जो आंसर निकालना है वो ये आंसर है आपका, ध्यान से देख लो बेटा कि n की वैल्यू क्या है, √2 से बड़ी है। द वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन √2। तो जो भी तुम कभी भी, अगर कभी भी तुम्हें फाइबर ऑप्टिक्स, वैसे तो कम्युनिकेशन में भी आएगा, पढ़ाया जाएगा कम्युनिकेशन चैप्टर में भी आपको, अभी नहीं कम्युनिकेशन में दोबारा पढ़ाया जाएगा, वहां और ज्यादा हम डीप में जाएंगे। बट अभी के लिए यहाँ पर आप कभी भी कोई ग्लास रॉड में चाहते हो कि आपकी रेट ट्रैप हो जाए, अंदर के अंदर रहे, तो बेटा हम उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रखेंगे, उसका √2 से बड़ा रखते हैं, एन की वैल्यू √2 से बड़ी रखी जाती है। ठीक है, अभी हम इसी स्लाइड पे हैं तो हम इसी स्लाइड पे रहेंगे बेटा। ठीक है, पिछली स्लाइड बाद में। ओके वरदान, उसकी वैल्यू रख लो, आंसर आ जाएगा, देख लो क्या है तुम्हारा। ठीक है ना। चलो बिल्कुल वरदान सही है। एक बार देख लो, दिस वाज द होमवर्क क्वेश्चन व्हिच वाज गिवन टू यू। अब ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये सीबीएसई में भी पूछा जाता है और डायरेक्ट रिजल्ट तुम्हें अपने एग्जाम्स के लिए याद रखना है। इस सीबीएसई में भी पूछा जाता है सवाल ऐसे आपको, तो आपको स्टेप वाइज पूरा करके दिखाना है, तभी मैंने तुम्हें पूरा स्टेप वाइज करके दिया है। सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर सीबीएसई आल्सो। यस बच्चों, ये रिजल्ट आपको याद ही रखना है। ठीक है गाइस, क्लियर है बच्चा। चलो आगे चलते हैं, दिस वाज द होमवर्क क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू अ न्यू टॉपिक दैट इज प्रिज्म। अब हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बेटा प्रिज्म। ठीक है ना। तो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद अ न्यू टॉपिक दैट इज प्रिज्म। अभी तक हमने होमवर्क डिस्कस किया था जिसमें वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। आइए अब प्रिज्म के बारे में बात करें। ठीक है ना। तो प्रिज्म होता क्या है पहले तो समझते हैं। बेसिकली आपका कोई भी मीडियम, एक मीडियम में दो सरफेसेस हैं, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। मान लो कोई मीडियम आपका दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में है, दो, एक मीडियम आपका दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में आ रहा है, और उन दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, वो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस अगर आपके पैरेलल नहीं होनी चाहिए, वो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपकी पैरेलल नहीं होनी चाहिए, मतलब कि उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होना मांगता है, उनके बीच में कोई ना कोई एंगल होना मांगता है। जैसे समझिए, प्लीज समझना, ये आपकी बेटा दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, हाँ ना बच्चा। दीज टू आर योर रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। यहां से अगर लाइट रे आई तो वो लाइट रे कैसे गई और यहां से निकल गई, मतलब ये दो सरफेसेस तुम्हारी क्या हो गई, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हो गई। इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में कुछ ना कुछ आपका एंगल होना मांगता है, तो हमने इस सिस्टम, मीडियम सिस्टम को बोला प्रिज्म बेटा। इसको हमने क्या बोला, प्रिज्म बोला। ठीक है ना, इसको हमने क्या बोला बेटा, आपका प्रिज्म बोला। क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, दो सब। अब यहाँ पर अंदर क्या है, कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। अब जरा देखो, क्या एक ग्लास स्लैब ले सकते हैं अपन एक ग्लास स्लैब ले लें। अब जरा समझेंगे आप प्लीज, अगर रे आपकी यहां आई, इधर की तरफ गई और फिर कुछ ऐसे निकल गई, ठीक है ना, तो ये तो हमने बोला कौन सा सिस्टम होता है, ग्लास स्लैब सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम होता है, ग्लास स्लैब वाला सिस्टम।
तो यहाँ पर ये दो सरफेसेस बेटा आपस में क्या पैरेलल हैं? क्या ये दोनों सरफेसेस आपस में क्या बच्चों पैरेलल हैं? तो इसको हम प्रिज्म नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्लास सिस्टम। बट अगर मैं यहां पर बात करूं तो मुझे बताओ व्हाट इज दिस, ये क्या होगा बेटा? क्या ये दो सरफेस के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है? तो क्या यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये प्रिज्म इफेक्ट ही शो करेगा? क्या हम यहां पर बोल सकते हैं कि ये प्रिज्म इफेक्ट आपका शो करेगा नहीं करेगा? एक चीज सोच के बताओ। तो प्रिज्म की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि बच्चा आपकी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनना चाहिए। ठीक है ना? पहली बात ये आपकी डेफिनेशन है, तो इस डेफिनेशन को हम लिखेंगे बेटा। ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल बनना चाहिए रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में। ठीक है, तो लिखेंगे अ प्रिज्म इज, ऐसे लिख लो, मीडियम whose refracting surfaces are not parallel, are not parallel। ठीक है भाई, वो पैरेलल नहीं होनी चाहिए, बट आर इंक्लाइंड एट एन एंगल, बट आर इंक्लाइंड एट एन एंगल। ठीक है ना, बट आर इंक्लाइंड एट एन एंगल टू ईच अदर। बस एक दूसरे के साथ कुछ एंगल बनाएंगे। ठीक है ना, एंड दिस एंगल इज एपेक्स एंगल। इसको नाम दिया एपेक्स एंगल। तो बेसिकली एपेक्स एंगल होता क्या है? 10th क्लास भूल जाओ, बड़ी क्लास में आ गए, यहाँ पर ध्यान दो जो पढ़ा रहा हूँ। 10th में पढ़े हुए सब 7th क्लास निकलेंगे ना, वो निकलेंगे नहीं निकलेंगे उसकी कंडीशन पढ़ाऊंगा मैं बढ़िया से, मजेदार चीजें, तब रोगे तुम सर क्या बता रहे हो। तो प्लीज ध्यान से पढ़ोगे, आपसे बता रहा हूँ चीजें। एपेक्स एंगल क्या होता है? पहली बात ए से शो करते हैं, तो ये थीटा मैंने लिख दिया था, बट इसको अब तुम किससे शो करोगे? हमेशा ए से शो करोगे। ठीक है, ये क्या होता है? एंगल बिटवीन टू रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। ठीक है, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, पहली बात। इसको हम एक नाम और देते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है ना, कभी कभी बुक्स में तुम्हें ऐसे भी मिलता है रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, तो बात एक ही है। प्लीज नोट ऑल दिस पॉइंट्स, फटाफट से सारे पॉइंट नोट कर लो। ठीक है, और प्रिज्म करता क्या है? देखो प्रिज्म ने क्या बेटा, डायरेक्शन चेंज कर दी इंसिडेंट रे की। तो प्रिज्म क्या करता है? इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट। इट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये डायरेक्शन जो होती है, लाइट की जो डायरेक्शन होती है उसको चेंज कर देता है बेटा। ठीक है, इसको ध्यान से लिख लीजिए, प्लीज फटाफट से लिख लो। आज प्रत्युष नहीं आया लगता, हाँ तभी इतने सारे मेरे मैसेज नहीं आ रहे आज। चलो हाँ जी, सो उसका नेट खत्म हो गया, अरे वाह। ये क्या हो गया, नेट कैसे? मैं कह रहा हूँ ब्रॉडबैंड लगवा लो तुम लोग अब। नेट जियो भी बहुत महंगा है भाई, ब्रॉडबैंड सस्ता पड़ जाता है। हाँ अरे बेटा जो पढ़ेंगे वही आएंगे ना अभी। अनंत नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, हम क्या करें, इसमें नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, मत आने दो। चलो, तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई, बिल्कुल सिंपल सिंपल। अब बेसिकली बात करेंगे मेन जो प्रिज्म पे हमें बातें करनी है। ठीक है, चलें। हाँ बेटा बिल्कुल ब्रॉडबैंड लगवाया हुआ है हमने भी, ब्रॉडबैंड के बिना कहाँ चीज चलेगी। हाँ बिल्कुल, पहले क्लास में ज्यादा थे अब कम हो गए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, हाँ घर के बाहर तक रेंज आती है। अब मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट चीजें बताऊंगा, यहाँ पढ़ाई में ध्यान देंगे बेटा हम, ठीक है ना? नो वी विल फोकस ऑन पढ़ाई बेटा। सर आप अपना पासवर्ड पासवर्ड बताओ, मैं तुमको पागल हो गया क्या? प्रखर
उसको मैं बताऊंगा अभी तुमको ना, उसका रीजन बताऊंगा सब कुछ, ठीक है, जो तूने पूछा है। बेटा घर में कौन आ रहा है यार, तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो। चलो यहाँ पर आ जाओ। आप जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या इंसिडेंट रे आएगा। बेटा म्यूट कर ले जो भी है। यहाँ पर इंसिडेंट रे आएगी, ध्यान से देखो। क्या ये मेरी नॉर्मल है? यस, दिस इज माय नॉर्मल रे। ये मेरी क्या नॉर्मल रे है। आप जरा बताओ, क्या ये हम रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हम कुछ ऐसे बेंड कर जाएंगे? वी विल बेंड लाइक दिस, है ना, नॉर्मल की तरफ जाएंगे ना। तो मैं इसको नॉर्मल की तरफ बेंड कर देता हूँ थोड़ा सा, तो हम ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गए। ठीक है बेटा, तो हम क्या हो गए, नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड हो गए। अब जरा सोच के बताना, क्या फिर से इस पॉइंट पर अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो कुछ ऐसी नॉर्मल बन के आएगी नहीं आएगी? बोलो बेटा, क्या ये नॉर्मल बन के आएगी मेरी येलो लाइन की? ओके। अब मुझे बताओ, मेरी जो रे होगी वो क्या बाहर की तरफ कुछ दूर जाएगी नॉर्मल से? तो कुछ ऐसे चली गई। क्या ये सब आपको समझ में आया नहीं आया अभी फिलहाल के लिए? ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो इस एंगल को हमने बोला आई के बराबर, इस एंगल को हमने बोला ई के बराबर, ठीक है ना। और ये को लिखा हमने कैपिटल ई से, इस रे को लिखा हमने कैपिटल आर से, इस रे को लिखा हमने आई से। अब ये वाला एंगल लिखा गया बेटा R1 से, ये वाला एंगल लिखा गया R2। इस एंगल को लिखा R1, इस एंगल को लिखा हमने R2 बेटा, ठीक है ना। और ये वाला एंगल मुझे बताओ क्या मेरा एपेक्स एंगल हो जाएगा? दिस ए विल बी माय एपेक्स एंगल, ठीक है ना। बेटा देख ले ध्यान से, अभी फिगर, इस वाली फिगर को देख ले। सब लोग इस फिगर को ध्यान से देख के फटाफट से बना लो। तो यहां पर आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ई क्या है? इमरजेंट एंगल, एंगल ऑफ इमरजेंस। ये छोटे छोटे पॉइंट है, अपने को पता है ना। ये ई क्या होता है? इमरजेंट रे। ई क्या है तुम्हारा? इमरजेंट रे, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट मैंने लिख दिया यहाँ पर। और ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, इमरजेंट रे, ठीक है। छोटे पॉइंट मैंने लिख दिए। चलो अब मेन फंडा क्या होगा, जरा मुझे वो समझाना है आपको। आप जरा एक चीज सोच के बताओ, इस एंगल को अगर मैं थीटा बोलूं तो क्या बेटा, आप मुझे बताओ, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है क्या तुमको? क्या ये पूरा क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है क्या? अरे दोस्त, क्या ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है? तो इस क्वाड्रिलेटरल में क्या मैं लिख सकता हूं ए? क्या ये पूरा एंगल 90 होगा प्लस थीटा, फिर क्या ये पूरा एंगल 90 क्या बराबर ये 360 होना चाहिए बेटा, है ना बेटा। तो अगर ऐसा है तो मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों यहां से, क्या a प्लस थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच? क्या a प्लस थीटा का वैल्यू 180 के बराबर आएगा नहीं आएगा? तो वैल्यू ऑफ a प्लस थीटा विल कम आउट टू बी ऑफ 180 के बराबर। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? हाँ जी बच्चा। तो a प्लस थीटा कितना बराबर आ जाएगा? 1 प्लस 180 के बराबर आ जाएगा। अच्छा, अभी तो शुरुआत अभी हुई है, ध्यान से देखते रहो। अब ये वाला ट्राइंगल देखो, सी दिस ट्राइंगल, सी दिस ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल दिख गया, दो येलो लाइन और एक ब्लू लाइन के बीच का ट्राइंगल। तो यहाँ से ट्राइंगल से मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या R1 प्लस R2 प्लस थीटा इक्वल टू 180। तो R1 प्लस R2 प्लस थीटा में कितना लिख दिया बेटा? 180 के बराबर लिख दिया। जरा देखो यहाँ पर, तो अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं, इन दोनों इक्वेशन से लिखूं, अगर एक इन दोनों इक्वेशन से अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं मैं बेटा? क्या R1 प्लस R2 तुम्हारा a के बराबर आ रहा है? तो a बराबर कितना आ रहा है बेटा? R1 प्लस R2 के बराबर आ रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट टू रिमेंबर कि एपेक्स एंगल ये दो R1 R2 के बीच के समेशन होता है। तो ये तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया जिसको आप याद रखेंगे कि एपेक्स एंगल तुम्हारा इन दोनों का समेशन आया R1 R2 का। ये मुझे लगता है बिल्कुल आपको समझ में आया होगा सबको। एक क्वाड्रिलेटर से निकाला और एक ट्राइंगल से हमने रिजल्ट निकाला। ठीक है बच्चा, बोल दोस्त। ओके, अब जरा ध्यान से देखते रहना, ठीक है ना। इसी फिगर में मैं बढ़िया सा आगे ले जा रहा हूं कंसेप्ट समझाने के लिए। मैं आगे बढ़ रहा हूं कंसेप्ट समझाने के लिए, देखते रहो स्क्रीन के ऊपर। बेटा ये बताओ, क्या ये इंसिडेंट रे है मेरी? ये R1 है ना? हाँ। ये बताना बेटा, ये वाला एंगल कितना होगा? हाउ मच विल बी दिस एंगल?
ये मेरा एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना होगा, कौन बताएगा मुझे, दिस मच, ये व्हाइट वाला एंगल कितना होगा मेरा, यहाँ देखो आई R1 90 सब देखो, बताओ आई कितना होगा यार, ये वाला एंगल आई माइनस R1 के बराबर, दिस एंगल विल बी इक्वल टू आई माइनस R1। अरे देखना है यार, ये एंगल आई है तो ये पूरा एंगल आई होगा, तो आई में से R1 माइनस करूंगा तो आई माइनस R1 आएगा ना यार, कितना आएगा ये, आई माइनस R1 नहीं आएगा, देखो 90 माइनस R1, मुझे पता था बच्चे बोलेंगे चालबाजी। अब यहां देखो, अगर मैं इसको पीछे की तरफ ले जाऊं तो जरा बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, क्या ये वाला एंगल, जूम कर देता हूं, देखो व्हाट विल बी दिस एंगल, क्या E माइनस R2, क्या बेटा E माइनस R2 दिख रहा है, दिख गया, चलो बहुत बढ़िया, E माइनस R2। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं, इसको मैं छोटा ही कर लेता हूं फिर ही बात करेंगे, अगर मैं तुमसे यहाँ पर पूछता हूं, मुझे बताओ क्या ये मेरी इंसिडेंट रे अगर प्रिज्म ना होता तो ऐसे जाती, बट फाइनली ये निकली कुछ ऐसे, तो बेसिकली ये वाला एंगल क्या हो गया मेरा, ये वाला मेरा एंगल क्या कहला जाएगा, ये वाला एंगल मेरा क्या कहला जाएगा, क्या एंगल ऑफ डेविएशन। तो क्या बच्चों बेसिकली ये वाला एंगल को मैं लिख सकता हूं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, जरा देखो क्या मैं इस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन लिख सकता हूं डेल्टा, सब लोग ध्यान से देख लें बेटा प्लीज, इस एंगल को हमने क्या लिखा, एंगल ऑफ डेविएशन लिखा डेल्टा के बराबर, दिख गया नहीं दिख गया, हाँ जी बच्चों ये रिजल्ट दिख गए दिख गए, ओके। अब जरा देख इस ट्राइंगल को, अब जरा देखो इस ट्राइंगल को, ये ट्राइंगल दिख गया, ये वाला ट्राइंगल, सी दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में क्या ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल बराबर क्या इस एंगल के बराबर आएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ और रिजल्ट निकाल के हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, मैं सीधे सीधे रिजल्ट लिख रहा हूं आपके लिए, इस ट्राइंगल से हम क्या लिखेंगे कि आई प्लस R1 सॉरी आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2 बराबर डेल्टा निकल के आएगा नहीं आएगा, तो हम यहां से लिख सकते हैं आई प्लस ई माइनस में R1 प्लस R2 बराबर बच्चा डेल्टा के, अब R1 प्लस R2 क्या ए के बराबर है, तो आई प्लस ई माइनस ए विल बी इक्वल टू बेटा कितना आया, डेल्टा के बराबर आया हमारा, तो आई प्लस ई माइनस ए इज इक्वल टू कितना आया, डेल्टा आया, और डेल्टा होता क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, तो बेसिकली एंगल ऑफ डेविएशन का जो फॉर्मूला आएगा आपके प्रिज्म में वो कितना आएगा बेटा, वो आएगा आपका आई प्लस ई माइनस ए के बराबर, तो दिस इज द मेन फॉर्मूला फॉर योर एंगल ऑफ डेविएशन इन प्रिज्म, किसमें बेटा, इन प्रिज्म में, ठीक है ना, तो यहाँ हेडिंग भी डाल सकते हो, डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन इन प्रिज्म एंड अदर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आई क्या है R1 क्या है ना, लिख दो। चलिए लिख लीजिए फटाफट से, बिल्कुल अगर लिखा नहीं है तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है, पीडीएफ में नोट्स मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखना है इस फिगर को आप, है ना, जूम करके देख लेना, अपने उसमें जूम हो जाता है आपके ऐप में, तो यू कैन जूम एंड सी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई है, ये ध्यान रखना कौन सी प्रॉपर्टी क्या है, ये सब तुम अच्छे से अपने स्कूल पर्पस के लिए डेरिवेशन कर लेना, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है स्कूल के लिए, ओके ओके। अच्छा आकाश मुझे नहीं पता था लैपटॉप में नहीं होती, ओके ठीक है, लैपटॉप में ना एक फीचर आता है, वो लेंस वाला फीचर आता है, वो उसको लेकर आ जाएगा, देख लिया करो ऐसे चाहो तो, ऐसे सीरीज में होता है लैपटॉप में ना। हम्म, चलो तो ये एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला हो गया तुम्हारे पास, ठीक है। अच्छा लैपटॉप में भी हो जाती है, पता नहीं है मुझे, ओके चलें
सर अगर आप एकदम से ऑफलाइन पढ़ाने लगोगे तो सर क्या आप लिख पाओगे बोर्ड पर? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ आजकल क्या होगा एकदम से। दिस इज मतलब मैं भी सच्ची में सोच रहा हूँ बिल्कुल। कि क्या होगा, मैं इसलिए बोर्ड है मेरे पास, एक बड़ा वाला बोर्ड है, मैं आज के प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उस पर भी लिखता रहता हूँ, मैं खुद के लिए सवाल सॉल्व करता रहता हूँ उस पर भी। पर इस पर मजा अलग ही लेवल पे आता है, इतना बढ़िया डायग्राम बन रहा है, देख लो ना। कभी बोर्ड पे इतना सा डायग्राम बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो ठीक है ना, चलो, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। हाँ, बोर्ड पर जूम आउट जूम इन नहीं कर सकते, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। सर आज मैं पूरे 8 महीने बाद स्कूल गया, 6 बच्चे अलाउड थे एक क्लास में, अरे बाबा। अरे बेटे ठीक है, समझ गया सर, कॉपी पेस्ट का भी ऑप्शन नहीं रहेगा, यस यस यस। चलो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आ गया डेल्टा का ना, ठीक है। तो अब इसमें अब क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं रहेगा, बिल्कुल। इस पे सवाल सॉल्व करें आप, आगे बढ़े यहाँ से कॉपी पेस्ट से, बिल्कुल। आगे एक सवाल करते हैं। ओके रामपाल, हरियाणा में खुल गए स्कूल। अवंती कब से खुल रहा है यार? आई डोंट नो, सच्ची में मुझे नहीं पता। ठीक है, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन वाया अमन ओनली, अमन आपको बता देंगे, अमन सर ही बताएंगे आपको कि कब से सेंटर खुल रहा है नहीं खुल रहा है, ठीक है। आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन राइट अबाउट दैट, ठीक है। मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ बस, ठीक है ना यार, दैट्स इट। मैं नहीं जा रहा घर से बाहर। आप लोगों को लग रहा होगा शायद नॉर्मल होगी ये कंडीशन, बट नहीं, कोरोना उतना ही है अभी भी, है ना। चलो, okay, now the question is in front of you, you are given with an equilateral prism, you are given with an equilateral prism। तो इक्विलेटरल प्रिज्म मतलब इसके हर एक साइड रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना है, 60 डिग्री के बराबर है। यहाँ पर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया गया है 60 डिग्री के बराबर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया बेटा n इक्वल्स टू √3, ठीक है ना। आपको बताना है यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। यू गाइस हैव टू टेल मी द एंगल ऑफ डेविएशन ओवर हियर। सोचो सोचो, हम एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकाल सकते हैं। आपके पास पूरा बेसिक्स है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप बेटा स्नेल्स लॉ को भी आहवन कर सकते हो, आहवन करो, आओ स्नेल्स लॉ हमारी हेल्प करो, उसका भी यूज आप कर सकते हैं, फॉर्मूला भी आपके पास है। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व। एक रफ रे डायग्राम बनाना और ट्राई करने की कोशिश करना कि तुम्हें क्या गिवन है, क्या क्या चाहिए, है ना। ओके ओके तन्मय, करेक्ट आंसर तन्मय। पर तूने क्या बताया मुझको? भव्य श्रेयस, गलत आंसर बच्चा। आपको डेल्टा निकालना है बेटा, डेल्टा। कर लो, सब पहले कर लो। यस तन्मय करेक्ट आंसर, यस वर्धन करेक्ट आंसर। आप देखो फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा का, आई प्लस ई माइनस ए। उसमें आपको आई पता है, ए पता है, पर ई नहीं पता, तो ई निकालने के लिए सारी मेहनत है। नहीं भूमि, गलत है आपका आंसर बेटा, सारी मेहनत तो ई निकालने के लिए बेटा, है ना। हाँ। नो पंकज, नो प्रखर, यस प्रेक्षा करेक्ट आंसर, यस रिया करेक्ट आंसर, शाश्वत गलत है बेटा, हर्षिता गलत है बच्चे। भव्या करेक्ट आंसर, निखिल करेक्ट आंसर, युवराज करेक्ट आंसर, यस आकाश करेक्ट आंसर बेटा। नूरुजहान सर, वन वन क्या बेटा? मुबाशिर, अंशिका मुबाशिर, हाँ मुबाशिर सही आंसर, यस अंशिका करेक्ट। आओ बच्चे सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं फटाफट से। देखो फॉर्मूला पहली बार डेल्टा क्या होता है, आई प्लस ई माइनस ए के बराबर होता है। हमें यहाँ से ए पता है, आई पता है, बट हमें ई नहीं पता।
तो बेसिकली हमें ई निकालने के लिए फोकस करना है। तो ई हम कैसे निकालें यार? ई निकालने के लिए डायग्राम को हम आगे ले जाते हैं। तो यहाँ पर ये रे जाए कुछ ऐसे, और फाइनली ये रे बाहर चल जाएगी कुछ ऐसे, है ना बच्चे? ये इमरजेंट रे होगा। तो ये मेरा R1 होगा, ये मेरा R2 होगा, ये मेरा E होगा, है ना बच्चों? तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं इस सरफेस पे नंबर 1, इस सरफेस पे नंबर 2 बोला मैंने। तो स्नेल्स लॉ लगाओ, स्नेल्स लॉ है ना, एक बच्चे ने डाला था वो फोटो देखी थी मैंने, स्नेल्स लॉ को स्नेल्स लॉ आराम आराम से करेंगे सर। तो 1 साइन 60 बराबर √3 साइन ऑफ R1 हम लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो साइन 30 होता है √3/2, √3 से √2 कटा तो साइन R1 1/2, तो R1 कितना 30 डिग्री। सर धीरे धीरे सर, इतनी तेज कैसे? बेटा मैथवा, मैथवा तो आराम से कर सकते हो ना। तो R1 आ गया 30। फिर आपने फॉर्मूला पढ़ा A = R1 + R2। सर ए तो 60 गिवन है, बिल्कुल बच्चे। R1 सर 30, ओके बच्चे, प्लस सर R2 सर यहाँ से 30 आ गया। हाँ सर। सर क्या R2 हमेशा बराबर आएगा R1 के? नहीं बेटा, जरूरी नहीं है, ये कोइंसिडेंस हुआ। ये क्या हुआ? कोइंसिडेंस हुआ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो ओके सर, आगे बढ़ते हैं सर। सर अगर R2 30 आ गया तो क्या मैं सेकंड सरफेस पे अब स्नेल्स लॉ लगाऊंगा? हाँ ओके सर। सर लगाते हैं, लगाइए बेटा। क्या √3 साइन ऑफ R2 विल बी इक्वल टू सर 1 साइन ई होगा? हाँ जी। तो क्या सर √3 साइन R2 सर साइन 30 सर बराबर 1 साइन ई। सर सॉल्व करें सर, करिए सर। सर ई की वैल्यू 60 डिग्री आएगी सर, बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही। चिंटू ने सही आंसर दिया, ई की वैल्यू 60 आई। अब क्या 60 ई आया है, पर डेल्टा निकालना बाकी है। तो डेल्टा के लिए क्या करोगे रे? तो डेल्टा के लिए गुणवा क्या करेंगे अपन, I + E - A करेंगे। और I की वैल्यू कितना बच्चा? I का वैल्यू 60, E का वैल्यू 60, A का वैल्यू 60। सर फाइनल आंसर 60 सर। सर 60 डायरेक्शन, सर डायरेक्शन के बारे में बात करी जाएगी क्या सर? डायरेक्शन के बारे में बात करनी जरूरी है सर, बिल्कुल। क्या डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। तो डेल्टा फाइनली क्या आया सर? 60 डिग्री क्लॉकवाइज आया। क्या सर बच्चों ने सर 60 डिग्री यहीं पर दे सकते हैं कुछ आंसर? बिल्कुल बच्चे यहीं पर खुश होकर इक्वल 60 लिख सकते हैं, यही मार्क करके आ जाते हैं, कहते हैं हाँ, पर नहीं सर, पूरा सॉल्व करना है। ठीक है ना? बिल्कुल। वरदान कह रहा है बच्चों कि चिंटू ने सही आंसर दिया और उसकी चिंकी खुश हो गई। वरदान तो पूरे सवाल में चिंटू और चिंकी के परवाह है बेटा, कि चिंकी खुश होनी चाहिए। अलग ही लेवल पे जा रहा है वरदान, है भाई? वरदान कहीं चिंटू तुम ही तो नहीं? किसी को खुश करने के लिए। चलो भाई, सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल है। आगे बढ़ेंगे सर, वो तो सब जानते हैं कि मैं ही हूं। बिल्कुल वरदान तुम ही हो, हमने सबने एक्सेप्ट कर लिया तुम ही हो। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। चलें आगे बढ़े सवाल की तरफ। एक और सर, एक और सर, सब मजा आ रहा है सर, चिंटू चिंकी को खुश करना चाहता है सर, एक सवाल और दीजिएगा ना? हाँ और देते हैं बेटा, कोई बात नहीं सर, कोई बात, दीजिए दीजिए। सर 75 डिग्री सर, 75 डिग्री सर। हाँ बेटा 75 डिग्री, ओके सर, नो इशू सर। सर एंगल ऑफ इंसिडेंस से नॉर्मल बनाया सर, और इनके बीच का एंगल आपने 45 डिग्री अगर दिया जाए तो बताना है एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। सर एन की वैल्यू √2 गिवन है, करो भाई। एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे सब लोग इस पर्टिकुलर सवाल में। प्रिज्म में एपेक्स एंगल दे दिया गया 75 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया √2 के बराबर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है 45 डिग्री के बराबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा। एन गिवन है बेटा √2, ठीक है भूमि? और बाहर अगर नहीं गिवन है तो एयर मान लो। अरे कौन है जो तुक्के मार रहा है? क्वेश्चन देखते तुक्का मारा, गलत आंसर। मैं नाम ले लूंगा तेरा बेटा, अब तो फेमस हो जाएगा फिर। देखते सवाल का आंसर देने वाले बच्चा।
एक्सपोज कर दिया जाए सर, एक्सपोज। सवाल करो सवाल। यस रिया करेक्ट आंसर, यस तन्मय करेक्ट आंसर, यस निखिल करेक्ट आंसर। सही, तो कुछ ज्यादा अच्छी स्पीड नहीं होगी हमारी सॉल्व करने की, ऐसे ही होता है बेटा, पता भी नहीं चलता। अरे मुबाशिर नहीं बेटा, जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है। प्रिज्म में यही तो खास बात है, जीरो इज नॉट पॉसिबल। प्रिज्म में मतलब हमेशा ही डाइवर्जेंस तो आएगा ही आएगा। जो से टू वैल्यू जो दे रहा है वो ध्यान से सोच के बता बेटा क्या होगी। नो देवराज, कैलकुलेशन दिक्कत दे रही है मुझे लगता है तुम लोगों को ना, कैलकुलेशन। मेथड तो तुमको पता ही है। अब हमारे बीच में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सीधा सीधा ई का वैल्यू दे दिया मुझे आंसर में। क्यों देवराज? ई का आंसर दिया है, डेल्टा का आंसर दिया। आओ सॉल्यूशन देखें। आओ देखें कुछ। हाँ मैंने बोला था ना, नमूने हैं हमारे क्लास में। 60 डिग्री क्लॉकवाइज इज द फाइनल आंसर। 60 डिग्री क्लॉकवाइज, 60 डिग्री क्लॉकवाइज द फाइनल आंसर करेक्ट होगा। देखो यहाँ पर क्या करूंगा, पहले स्नेल्स लॉ लगाऊंगा। स्नेल्स लॉ कितना होगा बेटा, 1 sin 45 डिग्री विल बी इक्वल टू योर √2 साइन ऑफ R1 के बराबर हमारे पास आएगा। यहाँ से सॉल्व करो R1 की वैल्यू, तो R1 की वैल्यू यहाँ से आती है 30 डिग्री के बराबर। अगर मैं लिखूंगा A इक्वल्स टू R1 प्लस R2, तो यहाँ पर 75 विल बी इक्वल टू 30 प्लस R2 आएगा। R2 की वैल्यू 45 डिग्री मेरे पास हो जाएगी, तो यहाँ से हमें R2 भी मिल गया। अब स्नेल्स लॉ लगाएंगे सेकंड सरफेस पे। सेकंड सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओगे तो √2 साइन ऑफ R2 बराबर 1 साइन E के होगा, तो यहाँ से E आ गया। तो √2 साइन ऑफ 45 डिग्री बराबर साइन ई हम लिख सकते हैं। तो सर ये 1/√2 और √2 कट जाएगा, तो ई की वैल्यू सर 90 डिग्री आ जाएगी। अरे 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 सर, नहीं क्यों 90 मतलब क्या सर ये आपका ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है क्या सर? लाइट सर फाइनली कुछ ऐसे चली जाएगी? बिल्कुल, इमरजेंट रे कुछ ऐसे चली गई, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस। क्या नाम देंगे भाई? ग्रेजिंग इमरजेंस। सर ये ग्रेजिंग ग्रेजिंग ऐसा क्यों लग रहा है? पहले कुछ लेक्चर में पढ़ा हुआ था, पहले पहले लेक्चर में, जिसको हम बोल रहे थे बहुत बोरिंग है। ग्रेजिंग इमरजेंस, बिल्कुल। अब सर क्या आंसर E90 है? नहीं, हमें तो डेल्टा निकालना है। फॉर्मूले में पुट कर दो I प्लस E माइनस ए। आई कितना सर? 45, E90 माइनस ए 75। सॉल्व करो, वैल्यू कितनी आएगी? 60 डिग्री क्लॉकवाइज। सर क्या हमेशा 60 डिग्री क्लॉकवाइज आंसर आएगा? ऐसे बच्चे हैं हमारे बीच में जो सवाल पूछेंगे, सर क्या हमेशा एंगल 60 डिग्री आएगा? नहीं, फिर से कोइंसिडेंस है 60 डिग्री आया। बिल्कुल, लिख लीजिए आंसर। 60 डिग्री क्लॉकवाइज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल है, कुछ नहीं करना। स्नेल्स लॉ, ए वाली इक्वेशन, ए इक्वल्स टू R1 प्लस R2 वाली इक्वेशन, फिर से स्नेल्स लॉ, फिर डेल्टा इक्वेशन। 4 लाइनें में सवाल सॉल्व। 4 चीजें हैं, स्नेल्स लॉ, एपेक्स एंगल वाली इक्वेशन, फिर से स्नेल्स लॉ, और फिर से डेल्टा की इक्वेशन। आंसर फाइनली आपके सामने। हाँ भाई, क्लियर है? आगे बढ़वा, क्या आगे बढ़े? अरे बोलो, आगे बढ़ा जाए? बिल्कुल, आ जाओ जी। ग्राफ बिटवीन डेल्टा एंड आई। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन ग्राफ बिटवीन डेल्टा एंड आई। तो बेटा मैं आपको डेल्टा और आई के बीच की सीधी सीधी इक्वेशन लिख रहा हूं। ये रट्टा मार ले, रट्टा भी मत मारना, इसे ड्राइव भी नहीं करना। ड्राइव तुम कर सकते हो वैसे, बट फिर मैं बता देता हूं तुम्हें फॉर्मूला क्या होता है। डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस साइन इनवर्स एन ऑफ साइन ऑफ ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन आई बाय एन। और क्या हुआ करता था, एक ब्रैकेट
2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट -a। बेटा ये फॉर्मूला होता है, ये फार्मूला होता है किसका बेटा, डेल्टा और आई के बीच का। हे राम क्या लिख दिया, गलती से भी याद नहीं करना, गलती से भी इसे नहीं दिखना है। गलती से भी इसे नहीं देखना है, ठीक है ना, गलती से भी इसको नहीं दिखना है। बट सर ये आया कैसे होगा, वो कितने लोग चाहते हैं जानना। ये आया कैसे होगा वो लोग कितने लोग जानना चाहते हैं। अगर कोई लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कैसे आया, वो फटाफट से हैंड रेस करें। मैं जानना चाहता हूं कितने लोग जानना चाहते हैं कि सारा ये फॉर्मूला आया कहां से होगा, कैसे होगा। हम्म, ओहो हो, काफी सारे बच्चा है। अच्छा, निखिल कह रहा मैं नहीं जानता, मैं नहीं, मुझे नहीं जानना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, मोरी मैया। क्या क्या लिख रहे हो मैं, तुम लोग शांत हो जाओ, ऐसी ऐसी चीजें मत पढ़वाओ मेरे से। हो, आगे बिल्कुल बिल्कुल, यस समझाया जाएगा आपको। ग्राफ बनाने के लिए देखेंगे बिल्कुल सर। माइक ऑन कीजिए अपना, माइक ऑन है भाई, माइक ऑन है हमारा। माइक ऑन नहीं है क्या मेरा, हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। ऑन है, ठीक है भाई, ठीक है, आवाज आ रही है। आ जाओ फटाफट से, कैसे आया मैं निकलवा देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि ये ना तुम जेई एडवांस जब दोगे ना, तो वहां पर ऐसे सवाल तुम्हें क्या कहते हैं, हॉन्ट करते हैं, हॉन्ट करते हैं। तो बड़ा फटाफट से देख ले, ये एपेक्स एंगल ए है, ध्यान से देखना, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये कुछ ऐसे चला गया। सो मक्खन सी आवाज आ रही है, ओके। तुष्टि आवाज नहीं आ रही आपको, ऐसा कर बेटा फटाफट से लीव कर और एंटर कर जल्दी से। ऐसे कैसे पॉसिबल आवाज नहीं आ रही, तुम्हारे एंड पे दिक्कत होगी मेरे ख्याल से फिर तो। मक्खन लग रहा है, वेरी गुड बेटा। अमूल बटर या फिर घर वाला निकाला वाला जो व्हाइट वाला होता है, होममेड मक्खन। हाँ सर, देसी घी वाला, वही 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 सर। हाँ चलो आ जाओ, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ सर, वही पराठे के ऊपर डाल के खाने में मजा आ जाता है। भूख लग गई यार मुझे इस चक्कर में, मैं नहीं पढ़ा रहा तुम लोग को, मैं पराठे खाऊंगा। चलो आ जाओ यहाँ पर, हमें डेल्टा निकालना है और आई के बीच में रिलेशन चाहिए। तो पहले जरा मुझे बता फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा का, डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए। भाई फटाफट से सब लोग देखेंगे यहाँ पर निकालने के लिए। आप जरा मुझे अच्छी बताओ, आपको ग्राफ किसके बीच में चाहिए, डेल्टा और आई के बीच में चाहिए। तो क्या मुझको यहाँ से ई को गायब करना पड़ेगा, क्या मुझे यहाँ से ई को गायब करना पड़ेगा, यस और नो। तो मुझे बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ई की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पर पुट करनी है, अपने को आंसर मिल जाएगा, अपने को आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। भाई इस बच्ची को आवाज नहीं आ रही है, क्या किया जाए। नो वॉइस अगेन, यार ये तो मुझे नहीं पता तेरे एंड से बेटा, या तो ईयरफोन निकाल निकाल के देख ले बेटा एक बार, हो सकता है म्यूट खुद को कर लिया हो, आवाज कम कर ली हो, है ना, चेक करो। मुझे नहीं पता यार क्यों। ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करो, हाँ ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करो, ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक कर लो। पर उसको तो आवाज ही नहीं आ रही है, गधो। ठीक है, हाँ चलो, बाकी हम पढ़ाई शुरू करते हैं। अभी भी नहीं आ रही है, बाद में YouTube देख लेना। तो यही बोल सकता हूँ, अगर बिल्कुल आवाज नहीं आ रही तो YouTube से करना फिर, है ना, ठीक है। चलो, बाकी इससे ज्यादा असिस्टेंस मैं नहीं दे सकता बेटा। तो डेल्टा कितना होगा, आई प्लस ई माइनस ए के बराबर। तो ई की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो पहले यहाँ पर स्टेंसिल लगाओ, आ जाओ लाइन से, ठीक है ना।
चलो लाइन से लगाओ, कितना होगा बेटा? हाँ, 1 साइन आई बराबर तुम्हारा n साइन ऑफ R1 को मैं लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, क्या R की वैल्यू देखो, R1 की वैल्यू निकालो बेटा। क्या साइन इनवर्स ऑफ साइन आई बाय n दिख गया बेटा? क्या सबको R1 दिख गया यहाँ पर? सबको R1 दिख गया यहाँ से? अब A इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होता है तो ऑटोमेटिकली तुम लोग को यहाँ से R2 दिख जाएगा। कितना दिख जाएगा? A माइनस R1 दैट इज A माइनस, कॉपी पेस्ट जिंदाबाद। दिख गया भाई R2 की वैल्यू? चलो सर R2 की वैल्यू दिख गई, R2 आ गया तो स्नेल्स लॉ फिर से लगा इस सरफेस पे, तो क्या लिखेगा? n साइन ऑफ R2 क्या बराबर 1 साइन E के बराबर? बिल्कुल सर। तो यहाँ पर n साइन R2 तो कितना हो जाएगा? ये साइन E बराबर n साइन ऑफ R2, ब्रैकेट में डाल दो पूरी की पूरी वैल्यू, कॉपी पेस्ट जिंदाबाद। सर एक ब्रैकेट और आएगा यहाँ पर, बिल्कुल आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा। तो बच्चों क्या यहां से E की वैल्यू निकल जाएगी? तो बेटा यहां से E की वैल्यू निकल जाएगी, E की वैल्यू साइन इनवर्स में पूरा का पूरा वैल्यू। तो बेटा ये वैल्यू पुट कर दे हम यहाँ पर, और देख डेल्टा वैल्यू सेम आ जाएगा। देखो बच्चों, क्या E की वैल्यू आ गई तो यहां से डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा। फॉर्मूला बन गया नहीं बन गया? अब देख मैथमेटिक्स, यही सेम सवाल अभी हमने पहले किए थे, तब हमको सवाल आराम से हो गए थे। बट अब हमें क्या हो गया यहाँ पर, ये फॉर्मूला देख के हम डर गए, अरे कैसे आया, कैसे होगा यार, मेरे से तो फिजिक्स बहुत हार्ड है, मेरे से नहीं होगी भाई, मैं नहीं कर सकता, सर बहुत बेकार पढ़ाते हैं, हमसे सवाल ही नहीं होते यार, फेंको साला, फाड़ दो किताब। मन में ये ख्याल आते हैं, बट वही न्यूमेरिकल होती तो बहुत आसान हो जाता। तो करके करना होता है, एक बार वो स्नेल्स लॉ लगाया, फिर ए वाली इक्वेशन, फिर से स्नेल्स लॉ, फिर डेल्टा की वैल्यू पुट कर दो, सेम वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा में वैल्यू पुट करते ही। तो बाकी करूं क्या? तो यही है, आ गया आंसर? हाँ भाई, ओके। अब मुझे बता, इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना बहुत आसान होगा क्या? इसका ग्राफ, इसका ग्राफ डेल्टा और आई का ग्राफ बताओ, बनाओगे तुम लोग? तो जो ग्राफ दिया जाएगा उसको एक्सेप्ट कर लोगे? तो जो ग्राफ दिया जाएगा उसको एक्सेप्ट कर लोगे? बिल्कुल। तो ग्राफ दिया जा रहा है वो एक्सेप्ट कर लेना, इसको बनाने जो बैठा ना, समझने बैठा, वो बेटा मैं नहीं हूँ बेटा, वो मैं नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है। और तुम्हें ये इक्वेशन किसी किताब में भी नहीं मिलती जल्दी से, ठीक है ना। बिल्कुल आंख बंद करके ये ग्राफ जो बना रहा हूं मैं, उसको तुम्हें एक्सेप्ट करना है, बिल्कुल एक्सेप्ट करना है। इक्वेशन दे दी गई है वो देख लेना, ओके। चलो बढ़े आगे, ये लिखना है, देखो तुम अब घर में भी अगर नहीं भी लिखा ना, घर में भी कर सकते हो बेटा। हर्षित चौहान कह रहा है सर 100-200 ले लो पर ग्राफ दिखा दो। नहीं, डेरिवेशन की कोई नीड नहीं है, ये तो मैंने तुम्हें तरीका बता दिया। यू डोंट हैव टू लर्न द डेरिवेशन और लर्न द फॉर्मूला, यू डोंट हैव टू क्रैम दिस। आपको मैंने मेथड समझा दिया ना यार। मेथड क्या समझाया यहाँ पर, कि स्नेल्स लॉ लगा, हर एक क्वेश्चन में वही है ना मेथड, स्नेल्स लॉ पहली सरफेस पे, फिर ए वाली इक्वेशन, फिर स्नेल्स लॉ, फिर डेल्टा, 4 पार्ट है ना। चलो आओ, अब यहां पर फटाफट से ग्राफ देख लो। अच्छा, इस ग्राफ से बहुत सारे रिजल्ट्स भी आते हैं, तो इसी इक्वेशन की हेल्प से वो रिजल्ट्स आते हैं। तो क्या तुम्हें लगता है इसका डिफरेंशिएट करके बहुत सारे रिजल्ट्स मुझे तुम्हें करवाने हैं? तो डिफरेंशिएशन इतने ना कर, हम वो नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे नोट पॉइंट होंगे यहाँ पर, वो सब याद रखेंगे, ठीक है ना। तो तुम्हारे मन में ख्याल आएगा कि सर आज आपको, आप हमको रिजल्ट दे रहे हो, इनके डेरिवेशन ही करवा रहे हो, उसका रीजन यही है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना, सॉल्व करना, उनसे रिजल्ट निकालना हमारे ऊपर भारी पड़ जाता है। हम नॉर्मल मैथ में तो डिफरेंशिएशन कर नहीं पाते, यहाँ तो सर फिजिक्स में क्या ही करेंगे, ऐसा ख्याल तो नहीं आ रहा है? सर क्या आप हमारी धीरे धीरे बेइज्जती कर रहे हो? सर पता भी नहीं चला सर, ये तो कब हुआ। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ।
So this is the graph. ये पैराबोला नहीं है, बता दूं मैं तुमको, इट इज नॉट अ पैराबोला। ये दिख रहा है ना, पैराबोला नहीं है। हाँ, ये नाइकी के जूते का साइन जरूर हो सकता है, नाइकी का सिंबल जैसा जरूर लग रहा है, नाइकी का शू होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये रट्टा ही मानना होता है, एज इट इज रट्टा मानना है आपको ये, ठीक है ना। इस पर सवाल कैसा आएगा मैं समझाऊंगा ना यार, इतना दुख मत कर, तू ग्राफ ध्यान रख बेटा सीधा। हर एक चीज प्लॉट कर दी मैंने। डेल्टा मिनिमम कब आएगा? जब तेरा आई इक्वल टू ई हो जाएगा। डेल्टा मिनिमम तभी आएगा जब तेरा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है ना। डेल्टा मिनिमम कंडीशन आई इक्वल टू ई पे होती है। तो ये सारे रिजल्ट्स मैंने लिख दिए हैं, एज इट इज याद रखना। डेल्टा मिनिमम आई इक्वल टू ई होगा और R1 इक्वल टू R2 पे होना चाहिए। देख लो यार, ये एज इट इज ग्राफ है, बना लेना। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर कौन से वाला पोर्शन बड़ा है? ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है, राइट हैंड साइड बड़ी है? विच पोर्शन इज बिगर लेंथ, आर और एल? आर बड़ा है यहाँ पर एल से ना, मतलब ग्राफ ज्यादा किधर की तरफ है? राइट हैंड साइड की तरफ है। तो पहली बात, ये तुम्हारा कोई भी पैराबोला वैराबोला नहीं है, ये ग्राफ सिमेट्रिक भी नहीं है, नॉट अ पैराबोला, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है ना। पैराबोला भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। और किधर की साइड है? राइट हैंड साइड ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है ना, राइट हैंड साइड ज्यादा है। और ग्राफ इंफिनिटी तक जा रहा है क्या? नहीं, ये कहां तक है तुम्हारा? इट इज बिटवीन योर डेल्टा मैक्सिमम डेल्टा मिनिमम, मतलब ये बाउंडेड कर्व है। कौन सा कर्व है बेटा? बाउंडेड कर्व है, ठीक है। ग्राफ कैसा है बेटा? बाउंडेड, नॉट अ पैराबोला। काफी बच्चे पैराबोला मान लेते हैं इसको, पैराबोला भी नहीं है। और किधर की तरह? टूवर्ड सिमेट्रिक भी नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, एंड टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड राइट साइड, है ना, राइट साइड ज्यादा है बेटा, टूवर्ड्स राइट साइड। ओके चलो, अब कुछ यहाँ पर मैं नोट पॉइंट दूंगा। सर इसका मैक्सिमम लोअर पॉइंट की हेल्प से निकाल सकते हैं। देखो यार, मैंने तुम्हें इक्वेशन दे रखी है, तुम उसको डिफरेंशिएट कर दो, डेल्टा को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू आई। पूरा सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें मिनिमम वैल्यू कब मिलेंगी, मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेंगी, मिल जाएंगी। तो जिसको लग रहा है कि मैं मैथ्स कर सकता हूँ खतरनाक लेवल पे, तो बेटा तू कर ले, मैं नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। अब एक कह रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग करूंगा मैं, तू कर बेटा, तू कर बेटा, पर फायदा कुछ नहीं है करने का, ठीक है ना, उसका यूज कुछ नहीं होगा, तो अपना टाइम वेस्ट जरूर कर लोगे। जितना बताया गया उतना पे ध्यान रख बेटा, ठीक है। चलो ओके ना, डोंट वेस्ट योर टाइम इन अदर थिंग्स ना, जो बताया जरा उस पर फोकस करो। अब यहाँ पर एक चीज मिनिमम आ रही है, मेन चीज, डेल्टा मिनिमम कब होगा? मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या क्या है वो ध्यान से देखो। कंडीशन क्या क्या है बेटा? पहली कंडीशन तो हमने लिखी है यहाँ पर सबने, आई की वैल्यू ई के बराबर होनी चाहिए। अब जरा देख, आई इक्वल टू ई आ रहा है, अगर तुम इस इक्वेशन से देखो, आई इक्वल टू ई है यहां पर, और यहां पर जरा इक्वेशन को देखो कि अगर ये वाली टर्म ये वाली टर्म के बराबर है, तो क्या R1 R2 ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे? लिख दो, मतलब कि दैट इज ऑल्सो, अब ये कंडीशन नहीं है, ये रिजल्ट है कि R1 अपने आप R2 के बराबर हो जाएगा। कितने लोगों को ये रिजल्ट याद है कि ए की वैल्यू R1 प्लस R2 के बराबर होगी? तो दोनों बराबर हैं, सॉल्व करोगे तो क्या बेटा तुम्हारे पास यहां से R1 इक्वल टू R2 की वैल्यू क्या a/2 बन जाएगी? देख ले जरा, सॉल्व करना तुम्हारा काम है, मैं तो रिजल्ट दे रहा हूं सीधे सीधे, यहां से देख ले, ये लाइन से।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास एक बॉक्स बना रहा हूं मैं, याद रखना है। ये याद रखना है और ये वाला पॉइंट याद रखना है। सब बॉक्स के अंदर बॉक्स, यस। सब मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे सारे पॉइंट, बिल्कुल। ओके सर, लिख ले गाइस, लिख लीजिए, फटाफट लिख डालो सबको। लिख लिया? ये लिख रहे हो? लिख लिया है, लिख रहे हो? नोटेड, ओके ओके। ओके, थोड़ा बढ़ते हैं आगे ना, थोड़ा बढ़ते हैं, बिल्कुल। अरे आज वो तो नहीं आया सर, वो मैं कंप्लेंट कर दूंगा। कंप्लेंट वाला लड़का कहाँ गया आज? है क्या यहाँ पर? नहीं है। चलो तो फिर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ाऊंगा। आओ भाई यहाँ पर। तो हमने इक्वेशन क्या देखी यहाँ पर, जब ध्यान से देखो। डेल्टा की इक्वेशन क्या है मेरे पास? i प्लस ई माइनस ए। अगर डेल्टा मिनिमम करना है मुझे, तो क्या मेरा i प्लस आई माइनस ए लिखा सकता है? बोलो बच्चों। फॉर डेल्टा मिनिमम, ऐसे समझो, डेल्टा मिनिमम के लिए i इक्वल टू ई होगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये ज्यादा अच्छा तरीका है। तो डेल्टा मिनिमम कितना होगा? 2i माइनस ए के बराबर हो जाएगा, राइट बच्चा? अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं? आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? क्या डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 के बराबर? क्या आई की वैल्यू बेटा डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 के बराबर होगी, नहीं होगी? तो दिस विल द वैल्यू ऑफ आई। किसका फॉर्मूला हो गया बेटा? आई का फॉर्मूला हो गया डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2। मतलब कि किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एक पर्टिकुलर डेल्टा मिनिमम मिलेगा, किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एक प्रिज्म के लिए डेल्टा मिनिमम मिलेगा, ये हमको दी गया बेटा। दिस वी आर गिवन विद, ठीक है, दिस वी आर गिवन विद बेटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख लो फटाफट से एक चीज आप यहाँ पर, ठीक है ना। और देखो यहाँ पर, अब तुम स्नेल्स लॉ पे ध्यान रखना। अभी मैं रिजल्ट निकलवा रहा हूँ तुमसे, डेरिवेशन पार्ट कर रहे हैं, फिर न्यूमेरिकल करेंगे हम बाद में, ठीक है ना। हाँ सर, कैन डेन बी जीरो एवर? नो 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 नो। आओ स्नेल्स लॉ की बात करते हैं केस 1 में। सरफेस 1 पे याद करना, कितना होता है सरफेस 1 पे? 1 साइन आई क्या बराबर n साइन r1 के बराबर होता है, नहीं होता? होता r के बराबर। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दे बेटा। क्या साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 क्या बराबर n साइन ऑफ r को, क्या मैं a बाई 2 लिख सकता हूं क्या? बोलो दोस्तों, है ना। तो यहां से n की वैल्यू कितनी मिल गई? देखिए, क्या आपको n की वैल्यू मिल गई, नहीं मिल गई? हाँ जी बच्चों। तो हेयर वी हैव गेट द वैल्यू ऑफ n। तो मेरे पास ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया। और अगर तुमको डेल्टा मिनिमम गिवन है, ए गिवन है, या निकालने का तरीका पता है, तो तुम किसी भी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। या फिर एन पता है, ए पता है, तो तुम डेल्टा मिनिमम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ वो शुरू हो चुका है लड़का, सर जल्दी छोड़ दो नहीं तो मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगा। वाह बेटा वाह, शुरू हो जा, मैं चैट बंद कर दूंगा अब।
एन इक्वल्स टू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू डिवाइड में साइन ऑफ ए बाई टू। हाँ बेटा ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, यू विल हैव टू क्रैम दिस फॉर्मूला। थोड़ा खतरनाक फॉर्मूला है मुझे पता चल रहा है, बट देखो ना यार, उसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल बेटा वो किक आउट नहीं कर पाते, वो एकदम से नाम चेंज करके आता रहता है, कभी इस से नाम से, फिर कभी इस नाम से, कभी इस नाम से, फिर इस नाम से, वो अलग ही गेम खेल रहा है जिंदगी में। आओ बेटा, चलो ठीक है। तो एन आ गया, आगे चले, चलो हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पे एन की वैल्यू आ गई। अब जरा जरा समझना है यहाँ पर ना, यहाँ पर समझना है आपको। अगर मैं बोलूं यहाँ पर समझ, ये मुझे बता, यहाँ वन लिखा था मैंने, मतलब बाहर की तरफ क्या है? अगर मैंने यहाँ वन लिखा था तो मतलब बाहर की तरफ क्या है? एयर। मैंने बाहर वन लिखा हुआ ना, यहाँ पर देख, यहाँ पर मैंने वन लिखा हुआ तो मतलब बाहर क्या? एयर है। तो मतलब यहाँ पर नीचे वन आया होगा क्या? यहाँ पर नीचे वन आ रहा होगा, ओके, मतलब एयर के लिए वन आ रहा है। हाँ, अगर ये बाहर एयर ना होता, कोई पानी होता, ऑयल होता, तो क्या बेटा यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग का आता? तो बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं कि एन बेसिकली यहाँ पर क्या है? प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड में योर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या हम ऐसे लिखें तो ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी क्या? नहीं, जनरल रिजल्ट मिल जाएगा बिल्कुल एकदम, कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड में योर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या मैं बच्चा ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ? अरे बोलो, क्लियर हो रहा है? छोटी छोटी चीजें, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें मैं करवा रहा हूँ आपको अभी, है ना, डेरिवेशन करवाऊंगा तभी तुम फॉर्मूले पे जा पाओगे। तो यहाँ देख लीजिए, ये सब स्कूल में आती है निकालने को, आपके सिलेबस में है, ओके। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका, थिन प्रिज्म। अभी तक प्रिज्म थिन नहीं था, ए की वैल्यू बड़ी वैल्यू थी, अब थिन प्रिज्म आ रहा है। थिन प्रिज्म की खासियत होती है कि ए की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 10 डिग्री के नियर अबाउट होती है। कितनी वैल्यू होती है भाई? 0 से 10 डिग्री के अबाउट तुम्हारी होती है, मतलब जनरली वैसे 5 तक होती है, पर हम ए की वैल्यू 0 से 10 डिग्री के बीच में लेके चलते हैं, ठीक है बेटा। तो अगर एपेक्स एंगल 0 से 10 डिग्री के बीच में आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? तुम्हारा थिन प्रिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ये थिन प्रिज्म हो जाएगा। अगर थिन प्रिज्म हो जाएगा तो जरा सोच, क्या ये डेल्टा मिनिमम, यहां पर देखना, सब लोग स्क्रीन पर देखो, आज मजा आएगा तुम्हें। क्या ये डेल्टा मिनिमम छोटू वैल्यू है ही? क्या ए भी छोटा हो गया तो ये पूरी क्वांटिटी तो छोटी ही है? क्या ये पूरी क्वांटिटी छोटी ही है? क्या ये भी पूरी क्वांटिटी छोटी ही है? तो साइन ऑफ छोटू एंगल क्या बराबर छोटू एंगल ही होता है? मैथमेटिक्स, क्या साइन ऑफ छोटू एंगल बराबर छोटू एंगल ही होता है? यस और नो में बताओ भाई दोस्तों, क्या साइन छोटू एंगल बराबर छोटू एंगल? तो क्या मैं यहां पर सीधा लिख सकता हूं थिन प्रिज्म के लिए कि हम सर ये वाली इक्वेशन अगर यूज भी करें, अगर हम ये वाली इक्वेशन यहां यूज भी करें तो हम क्या लिखेंगे? क्या साइन से साइन काटेंगे या फिर हम लिखेंगे डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू बराबर एन ए बाई टू लिखा जाएगा? कुछ बच्चे होंगे जो बोलेंगे सर ने साइन से साइन काट दिया, सर आप तबाही मचा रहे हैं। ऐसा नहीं है बेटा, हमने लिखा है साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा। हमने क्या लिखा है? साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा लिखा है ना? हाँ, तो जरा यहां से सॉल्व करो, डेल्टा मिनिमम की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से। ये कितना आ रहा है डेल्टा मिनिमम? डेल्टा मिनिमम बाय 2, क्या ये n a बाई टू माइनस ए बाई टू मैं लिखूं अगर, तो 2 से 2 कटेगा, तो डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें n इंटू ए, सॉरी a इंटू n माइनस 1 के बराबर। बोलो दोस्त, सर साइन से साइन कौन काटता है? बेटा होते हैं कुछ लोग, बेटा मैं मजाक नहीं करूंगा, और ये मैं सच्ची में, ये मतलब मैं विद्या कसम खा के बोल सकता हूँ कि एक मेरी ही क्लास में एक स्टूडेंट ने साइन थीटा बाय कॉस थीटा को ऐसे लिखा था, थीटा से थीटा काट के एस से एस काट के आई एन बाय सी ओ। मैं उस दिन चक्कर खा गया था, ये सच्ची बात है, रियलिटी। उस दिन से मुझे विश्वास हो गया कुछ भी हो सकता है, उस दिन से मुझे विश्वास हो गया कि कुछ भी हो सकता है दुनिया में, ठीक है ना? हाँ, कौन था अब तुम क्या जानते हो बेटा, 2 साल पहले की बात है। सो उस बैच से, ये 11th क्लास की स्टूडेंट थी, 11th क्लास की स्टूडेंट थी एक। उस दिन नेक्स्ट लेवल हुआ था मेरे साथ, नेक्स्ट लेवल। हाँ था, भी हो सकता है। ठीक है ना? तुम में से कोई ऐसा तो नहीं है ना? हाँ,
तो डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला कितना हो गया, a इंटू एन माइनस वन के बराबर आ गया। और यहाँ पर भी n यही है, यहाँ पर भी n क्या है, n प्रिज्म बाय n सराउंडिंग के बराबर हो सकता है, ठीक है ना। और जरा देख लो ये किसके लिए होता है, थिन प्रिज्म के लिए वैलिड होता है, ओनली फॉर थिन प्रिज्म। और थिन प्रिज्म क्या होता है, जिसमें एपेक्स एंगल बहुत छोटी वैल्यू होती है, 10 डिग्री से कम, ठीक है ना, बिल्कुल 0 से 10 डिग्री। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 5 डिग्री से भी कम, बिल्कुल 5 डिग्री से भी कम, पर आप जनरली एक ही वैल्यू यहाँ पर एपेक्स एंगल वैल्यू 0 से 10 डिग्री के बीच में ही लेके चलते हैं पर, ठीक है ना। वी जनरली टेक एपेक्स एंगल नियरली फ्रॉम 0 से 10 डिग्री। ओके, तो यहां पर आके अभी के लिए थ्योरी पार्ट होता है खत्म, यहां पर अभी के लिए थ्योरी पार्ट होता है खत्म। अब हमें करना है कुछ न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल करेंगे जिससे कि हमारा टॉपिक यहीं का ही हमें समझ में आ जाए। वी विल सॉल्व टू न्यूमेरिकल जिससे कि हमें टॉपिक यहीं समझ में आ जाए। तो दो न्यूमेरिकल कम से कम तुम्हें 10 मिनट ले जाएंगे, पहले बता रहा हूं मैं, दो न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। 5 मिनट भी ले सकते हैं वैसे तो, अगर तुम्हारी स्पीड है करने की। तो वी हैव टू सॉल्व ओनली टू न्यूमेरिकल जिससे कि हमें यहीं पर यहीं कंसेप्ट समझ में आ जाए, अदरवाइज कल तक उठ जाएगा ये सब चीजें, ठीक है गाइस। बिल्कुल नहीं नहीं, होमवर्क नहीं दूंगा, वो सवाल यहीं करने हैं तुम्हें अभी। चलो सवाल करो, पहले वाला सवाल करो। फिर चलो उसके बाद तुम्हें कुछ सुनाऊंगा मैं बाद में, पहले सवाल करो। कितना आंसर आ रहा है भाई? बहुत आसान सवाल है, डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या यहाँ पर यह थिन प्रिज्म का सवाल है? इज दिस क्वेश्चन ऑफ थिन प्रिज्म? यस। तो मतलब डेल्टा मिनिमम क्या होगा बेटा, a इंटू एन माइनस वन के बराबर। तो 4 इंटू 3/2 माइनस वन, तो कितना आ गया, 2 डिग्री के बराबर आ गया। अब ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो बल्ले बल्ले ना हो जाए, ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए, मजा ही आ जाए, नेक्स्ट लेवल सर, आनंद ही आनंद होगा, है ना। चलो, तो ये घटिया सवाल था, इस सवाल पे आ जाओ। इस सवाल पे आ जाओ। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म ए इज 60 डिग्री, its refractive index is n equal to 3/2. What is the angle of coincidence I, angle of incidence sorry I, to get minimum deviation, to get minimum deviation, find the minimum deviation, find the minimum deviation। I भी निकालना है, डेल्टा मिनिमम भी निकालना है, सराउंडिंग एयर 1 ले लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल ए 60 डिग्री है। सोचो क्या ये थिन प्रिज्म है या नहीं, तो कैसे करें? ट्राई करें। कितना टाइम हो गया यार, क्लास भी है। यस तुषार, अच्छा हैंड रेस करा फिर हटा दिया, ओके कोई बात नहीं। कोई बात नहीं बेटा, तू क्वेश्चन सॉल्व कर ले। ओके, आई का आंसर आ रहा है काफी बच्चों का, आई का आंसर सही आते हुए फाइनल डेल्टा वैल्यू निकाल दो। नो, नो निधि। हाँ वरदान करेक्ट आंसर है, रिया करेक्ट आंसर।
कर लिया? अच्छा टाइम तो है भाई। आप तुमको कुछ सुनाया जाए क्या? कुछ लाइनें सोचते हैं। तो अब करते हैं एक बार ना इसको। हाँ हाँ हाँ, करते हैं इसको एक बार। रिफ्रैक्टिंग एंगल पहले बात 60 डिग्री दे रखा है, मतलब कि ये बड़ा एंगल है। ये क्या है बेटा? बड़ा वाला वैल्यू है ना, बड़े है। ओके, तो यहाँ पर डेल्टा मिनिमम निकालना है। तो पहली बात हमें क्या गिवन है? ए की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या ले सकता हूँ? डेल्टा मिनिमम निकालने के लिए सबसे पहली बात, क्या मेरे लिए I इक्वल टू ई होगा? तो क्या R1 इक्वल टू R2 क्या 60/2 बराबर 30 होगा? तो ऐसे केस में स्नेल्स लॉ लगा दें। स्नेल्स लॉ लगाएगा तो 1 साइन आई क्या बराबर n साइन आर के बराबर आएगा। तो साइन आई विल बी इक्वल टू योर n कितना है यार? 3/2 के बराबर। साइन आर कितना है यार? साइन 30 के बराबर। साइन 30 कितना होता है? 1/2 के बराबर। तो ये 3/4 आ गया। तो क्या बेटा आई बराबर साइन इनवर्स 3/4 के बराबर वैल्यू आई? बिल्कुल, आई की वैल्यू कितनी आई? साइन इनवर्स ऑफ 3/4 के बराबर वैल्यू आ गई। सर आई आ गया, तो डेल्टा कितना आएगा सर? 2i माइनस ए के बराबर। तो 2i ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3/4 माइनस ऑफ ए कितना है? 60 डिग्री। अब 60 को 60 पुट करूं या फिर रेडियन में पुट करा जाएगा? इट विल बी पुट इन रेडियन। मैथमेटिक्स वाले बच्चे ये समझते तो होंगे ही आप लोग, है ना? आप लोग इतना समझ में आता है ना? बिल्कुल रेडियन में होगा, बिल्कुल रेडियन में होगा। देख लो यार, देख लीजिए दोनों आंसर आपके सामने, आई का भी आंसर, डेल्टा की वैल्यू। हाँ जी, बस आज के लिए यहीं पर खत्म। जैसे तुम्हारे केमिस्ट्री सर कहते हैं, सभा समाप्त। तो आज की सभा यहीं समाप्त होगी। यस, हाँ आज के लिए इतना ही है। डेट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी सवाल जवाब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।